इसलिए दिखने लगी हैं कि दो केंद्रीय एजेंडा था बीजेपी का, जिसके नीचे सारी चीजों को ढक दिया जाता था आमतौर पे। आमतौर पे उनके लगा लें नहीं वो है लगा। तो एक चीज हम लोग को समझना है कि अभी ये चीजें ज्यादा साफ साफ इसलिए दिखने लगी हैं। ये जो सारा सरेंडर हम लोग को इसलिए दिख रहा है कि इसके पीछे संदर्भ दो है। एक जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा था, जो सारी चीजों को उसके नीचे ढक देते थे। आमतौर पे उनका प्रक्षेपण क्षमता बहुत जबरदस्त थी कि वो हिंदुत्व का सवाल खड़ा करके बड़े बड़े सवालों को भी, वो भयानक आर्थिक क्राइसिस को भी, किसान संकट को भी, मजदूरों के संकट को भी वो आमतौर पे ढक लिया करते थे। तो 2024 में उसको एक बड़ा झटका लगा। वो उसका गवाह उत्तर प्रदेश ही है असल में, और उसका गवाह अयोध्या और बनारस भी है, जिसमें आपने देखा होगा कि वो भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी वो तो सोचते थे कि ये उद्घाटन के बाद पूरे देश में छा जाएंगे, तो वो होने के बजाय उल्टा अयोध्या ही हार गए और उत्तर प्रदेश में 35-37 सीटें हार गए। बनारस में जीत का अंतर कम हो गया, कहना तो और भी है, लेकिन उसमें बस इतना ही बोल रहा हूं कि जीत का अंतर कम हो गया। बहुत सारा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बनारस में जो 7 राउंड तक वो पीछे रह रहे थे और उसके बाद नेटवर्क गायब हो गया, और वो तो उसमें नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन वो जीत का अंतर बहुत कम हो गया। उत्तर प्रदेश में संकट में पड़ गए और अभी ये जो सरकार है वो बैसाखी पे है, ये हम लोग देख रहे हैं। दूसरा उनका जो सबसे ज्यादा जहां वो छुपने का, उनको ढकने का स्पेस मिलता था, वो राष्ट्रवाद था। और इन 2 दिनों में खास करके, इन 2 संसद में खास करके राहुल गांधी के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से, आप कह लीजिए कि वो पहले नरवणे वाला मामला आता है, जिसमें चाइना के साथ का जो मसला है, जिसपे वो बहुत उनकी संकट में पड़ते हैं। फिर तब तक ये एफस्टीन वाला मामला आ जाता है। तो इन 2 दिनों में आप देखेंगे कि पूरा उनका जो राष्ट्रवाद वाला जो था, मैंने पिछला चुनाव तो उन्होंने एक तरह से पुलवामा के माध्यम से ही जीता था, अगर आप ध्यान दीजिए तो। मैंने सारा संकट के बावजूद पुलवामा आ गया और उसके बल पे उन्होंने जो है पूरा फिर से 24 तक के लिए उन्होंने अपने को वो कर लिया। तो ये 2 बड़े मुद्दे थे उनके। मैं बस इधर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2 उनके कोर इशू थे, जहां वो सारी संकट को, सारे समस्याओं को, सारे मसलों को, सारे सरेंडर को वो छुपा लेते थे, ढक लेते थे। वो प्रेमचंद भी बार बार अपने साहित्य में बोलते हैं कि वो जितने इस तरह के लोग हैं वो राष्ट्रवाद की शरण में चले जाते हैं। जितने लंपट और गुंडे और इस तरह के लोग हैं, उनका साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो ये 2 मसले थे जहां पे वो आमतौर पे जनरली लोग मान रहे थे कि माने अजय हैं मोदी। और इधर बीच आप देखेंगे कि तीसरा उनका जो एजेंडा था वो मोदी ब्रांड था। वो मोदी ब्रांड, इन 2 मुद्दों के हटने से वो मोदी ब्रांड भी, अब मोदी ब्रांड माने मोदी के बल पे अब आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आपको और 3-5 बहुत सारा चीज करना होगा। तो इस आलोक में हम लोगों को देखना चाहिए कि ये कमजोर होती हुई भाजपा है, संकटग्रस्त भाजपा है, संकटग्रस्त आरएसएस है। मतलब इस दौर में उसका सबसे बड़ा जो था ये कि वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, वो ध्वस्त हो गया। मतलब एक अमेरिकी लॉबी का देश बनके भारत को बना दिया। ये अब दिखने लगा है, आमतौर पे नहीं दिखता था। आमतौर पे लगता था कि ये कांग्रेस बहुत राष्ट्रवादी नहीं है और मोदी जो है राष्ट्र को पहले रखते हैं, और उनका जो हिंदू राष्ट्र वाला जो मामला वो पहले रखते हैं। तो मेरा ये कहना है इसमें कि इस दौर में एक रास्ता इसमें खुलता है। अब जो है मान लीजिए, अब अगर मान लीजिए ये पुरी वाला जो मामला आया है, एपस्टीन वाला मामला जो आया है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये बार बार उसमें मेल आ गया है। वो तो साफ साफ है कि वो ये मंत्री बनने से पहले ही जो है वो वहां, इसीलिए वो मंत्री बने हैं कि वहां वो ट्रंप प्रशासन से लगातार एपस्टीन के माध्यम से संवाद करने की कोशिश कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। वो बोल रहे थे वो एपस्टीन से कि आप जो है
अपने सुंदर द्वीप से कब आएंगे, आपको हम एक किताब भारत के बारे में देना चाहते हैं, जो भारत डेवलप कर रहा है, जो नया उसमें परिवर्तन हो रहा है डिजिटल इंडिया के बारे में। फिर वो अनिल अंबानी बोलते हैं कि जो है आप हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो एपिस्टीन बोलते हैं कि इसलिए हम जब भी वहां प्रशासन से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपका इजराइल नीति बहुत गड़बड़ है, वहां चर्चा इजराइल नीति की होती है। तो फिर इन्होंने, अनिल अंबानी ने बोला कि नहीं ठीक है, आपकी जो बात है उससे हम सहमत हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि 17 में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा इजराइल का होता है, अगर आप ध्यान दें उस समय। और वहां जाते हैं मोदी जी, और उसके बाद वहां 750 मिलियन का उनके हथियार खरीद का समझौता करते हैं। और उसके बाद दूसरे अंबानी बंधु हैं जो वो जाते हैं, वो 10 अरब डॉलर का वहां समझौता करते हैं। फिर एपिस्टीन लिखते हैं कि मैं खुश हुआ मोदी आए और इजराइल में डांस किए और गाना गाए, ये वो बोलते हैं। फिर अनिल अंबानी बोलते हैं कि जो है कि आप क्यों नहीं हमसे संवाद कर रहे हैं, मैंने अमेरिकी प्रशासन से बोल रहे हैं कि क्यों नहीं हमसे संवाद कर रहे हैं, हम भी चाइना के विरोधी हैं, आप भी चाइना के विरोधी हैं। देखिए, ये जो अमेरिकी रणनीति बहुत पहले से थी, मतलब जिस दौर में अमेरिका की चाहत थी कि किसी तरह चाइना को कंट्रोल करने में भारत हमारा एलाई बने, ये वो शुरू से उनकी एक मंशा रही है। और इस ईमेल में वो कहते हैं कि हम भी तो चाइना के विरोधी हैं, आप भी चाइना के विरोधी हैं, तब भी प्रशासन हमसे क्यों नहीं बात कर रहा है। तो एपिस्टीन बोलते हैं हाँ ये सही बात है। और उसके बाद पहली बार वो जाके ट्रंप से, उनका दौरा होता है, ट्रंप से मिलते हैं। फिर उसके बाद अब अगर मान लीजिए अब चूंकि वो एपिस्टीन के माध्यम से ट्रंप के पास जाते हैं, तो इसका मतलब वो बहुत मजबूरी का मसला था। तो वहां से फिर डील आता है कि आप ध्यान दीजिए कि रसिया से आपको खत्म करना होगा, रसिया से आपको अपना रिलेशन खत्म करना होगा, ये बात आती है। और सबसे ज्यादा दिमाग था वो कि कृषि को खोलना होगा, कृषि क्षेत्र को आपको खोलना होगा। अब अगर आप देखेंगे, अगर इस समय अगर आप ध्यान दें कि आप ये ध्यान दीजिए ना कि क्यों उनके आसपास के लोगों का, जैसे वहां एक बहस चल रही है अमेरिका में, बहस ये चल रही है कि कई चीजों को छुपाया जा रहा है। वहां के संसद में जो विपक्षी सांसद हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि चुनिंदा लोगों को, चुनिंदा चीजों को बाहर लाया जा रहा है, चुनिंदा अधिकतम चीजों को छुपाया जा रहा है। वहां एक डिबेट चल रही है। तो अब इसमें देखिए कि वही चुनिंदा चीज क्यों आ रही है, जिसमें रवि पंथा एक उनके सलाहकार थे मोदी जी के, और एक जो है अनिल अंबानी का नाम आ रहा है, और पुरी का नाम आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये अभी मोदी पे दबाव बनाया जा रहा है कि भाई देखो, अभी तुम्हारे लोगों का पोल खोल रहा हूं। एक बयान आप लोगों ने सुना होगा, ट्रंप ने बोला था कि तुम्हारा राजनीतिक करियर मैं बर्बाद कर सकता हूं, मोदी के बारे में बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। एक और बयान आया था, आप ध्यान दीजिए, जिसमें वो बोले थे कि मोदी मेरा मित्र है, हम थोड़ा नाराज हैं, हमको खुश करना चाहता है, थोड़ा खुश करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने ये भी बयान सुना होगा। अब अभी के दौर में आप सोचिए कि उनके आसपास से लोगों का पोल खोला जा रहा है, अभी मोदी तक नहीं जाया जा रहा है। मोदी के अंदर भय पैदा किया जा रहा है कि ये जो कृषि क्षेत्र थोड़ा खोले हो, इसको पूरा खोलो, ये थोड़ा नहीं चलेगा, एक बात। दूसरा ये है कि ये हम निगरानी करेंगे। उन्होंने एक आदेश दिया, व्हाइट हाउस से आदेश दिया है कि इस पे एक कमेटी बनेगी, वो निगरानी करेगी कि रसिया के साथ ये तेल लेना कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फिर वो कमेटी सलाह देगी ट्रंप को कि ये नहीं कर रहे हैं तो क्या इनके ऊपर टैरिफ लगाया जाए। यानी कि वो 25% का जो टैरिफ एक्स्ट्रा वाला था, वो टैरिफ का तलवार अभी इनके ऊपर लटका हुआ है। लेकिन वो खाली टैरिफ के मालते नहीं है, इनके आसपास के लोगों का आप ध्यान दिए होंगे कि वो पोल खोला जा रहा है कि ज्यादा करोगे तो फिर तुम्हारे पास भी आ जाऊंगा। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में वहां तो एक चरम सरेंडर वाला एक पहलू इसमें दिख रहा है। लेकिन इसमें सकारात्मक बात यह है कि भारत के अंदर उनका जो राष्ट्रवाद वाला जो पहलू था और जो हिंदुत्व वाला पहलू था, दोनों संकट में है। ये उस दौर में शायद अगर ये अमेरिका डील करते जब इनका हिंदुत्व का चरम रहता, या आइए
या उनके जो है उनका राष्ट्रवादी चेहरा अभी बचा होता तो शायद हम लोग इस पे उतना देश में उतना डिबेट नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो उसके पीछे ढक जाता। अभी एक मौका स्पेस भारत के अंदर बना है कि मोदी ब्रांड डाउन हो रहा है, हिंदुत्व की राजनीति संकट में चली गई 24 के बाद, और जो है राष्ट्रवाद वाला जो उनका चेहरा है वो संकट में चला गया है। इसका मतलब ये स्पेस है इस दौर में कि इस पहलू पे अगर मोदी के बारे में अगर कोई बात किया जाए, कोई उनके सरेंडर पे बारे में बात किया जाए, तो वो इसका मतलब ये है कि जनता में इस बात को ज्यादा रिसीव करेंगे लोग। मतलब ये आज के दौर में शायद पहले नहीं करते, जब उनका चढ़ान वाला दौर था। आज उनका ये दो जिसके जरिए चीजों को ढक लेते थे। तो मेरा ये कहना है कि ये अब इस मसले को सोशल मीडिया से, प्रेस वार्ता से आगे बढ़ना चाहिए। मैं विपक्ष के लिए कह रहा हूं इस बात को कि आज ये इस पहलू को अमेरिका के सामने देश को बेच देने वाला जो मसला है, जिसको मान लीजिए संसद में राहुल गांधी ने भी बोला भी है कि भारत माता को बेच दिया, ये जो बोला भी है, वो अब संसद सत्र में ये पहली बार मैं देख रहा हूं। आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि पहली बार संसद को सत्ता ने नहीं बल्कि विपक्ष ने जबरदस्त उपयोग किया है। आमतौर पे संसद का इस्तेमाल जो है आमतौर पे मोदी कर लिया करते थे। संसद का मान लिया गया था कि संसद में जब बहस होगी सत्ता उसका अपने तरीके से इस्तेमाल करेगी। ये दो मसले से, नरवणे और मसले से और ये फिस्टीन के मसले से, जिसे वहां मैं देख रहा था उसका टैक्टिकली इस्तेमाल किया उन्होंने, राहुल ने, कि बार बार बोला कि जो है मैं वो बोले मत बोलिए इस पे मत बात करिए, इस पे मत बात करिए। तो बार बार बोल रहे थे कि जो है मैं अनिल अंबानी का नाम नहीं लूंगा, मैं इनका नाम नहीं लूंगा। वो ना बोलते हुए भी उनका नाम ले रहे थे। अगर आप लोग ध्यान दे तो टैक्टिकली चल रहा था उसमें, उसको अगर आप ध्यान दे तो उसमें बार बार वो ना कहते हुए भी वो नाम ले रहे थे उसमें जो है। तो उसका एक टैक्टिकली वो जबरदस्त इस्तेमाल जो है कह लीजिए कि संसद का इस बार वहां पे हुआ है। तो मुझको लगता है कि ये अब संसद से सड़क की तरफ बढ़ने की इसमें बात आ गई है।